यहां देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद ऑल पीवाईक्यूज। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक का। देखते हो मगर लाइक नहीं करते। पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? पार्थ माया ऐप के ऊपर हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर पूरी सीरीज के सारे पीडीएफ मिलेंगे। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज है टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। शुरू करते हैं विद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपको अगर बैलेंसिंग समझनी है तो वन शॉट वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने बैलेंसिंग कैसे करते हैं एक्सप्लेन किया है। यहां टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर टू और मोर रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन A प्लस बी गिव्स मी AB। यहां पर A प्लस B ये दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट में लिखा जाता है। बीच में जो एरो है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है। एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम को अगर जलाया जाए एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम। यहां पे 2 लगाऊंगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन थे तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब मुझे बताओ, यहां पर 2 मैग्नीशियम है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में 2 लगाऊंगा मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए। बैलेंसिंग के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वन शॉट वीडियो में देखोगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बैलेंस करना होता है, आपको पूरा वहां पे बताया हुआ है। यहां पर हम फटाफट करते आगे चलेंगे। अब मुझे बताइए, यहां पे SGS ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टेट ऑफ मैटर भी बताना जरूरी है, तब जाके इक्वेशन कंप्लीट मानी जाती है। ब्रैकेट में S लिखा है, इसका मतलब क्या? सॉलिड स्टेट में है। G लिखा है मतलब गैसियस स्टेट में है। L मतलब लिक्विड स्टेट में है एंड AQ मतलब एक्वियस स्टेट में है। एक्वियस का मतलब क्या? किसी सब्सटेंस को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो उसको एक्वियस स्टेट बोला जाता है। ठीक है, सिंपल बातें यहां पे समझ में आ रही हैं। अब मुझे बताओ कुछ और एग्जांपल अगर देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाऊंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एंड हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4 हो गया, तो मैं यहां पर भी 2 लगाऊंगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। फिर एक और एग्जांपल है C+O2 गिव्स मी CO2। एग्जाम में पूछा जाए कि अगर कोल को जलाएंगे तो क्या होगा? कोल मतलब नथिंग बट कार्बन। कोल क्या होता है? कार्बन होता है। अब कोल को जलाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाता है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, फिर मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम। आप लाइम 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 ये बहुत बार सुनते हो। लाइम के 3 भाई होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक होता है CaCO3 विच इज कॉल्ड एज लाइम स्टोन। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? उसका कॉमन नेम क्या है? लाइम स्टोन होता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। ध्यान से सुनना, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। लेकिन जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, मतलब आपको दिख रहा है यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस स्टेट में है, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो उसको मैं लाइम वाटर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? लाइम वाटर। ठीक है, स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर लाइम वाटर भी बोल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने क्विक लाइम को पानी में डाला तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा एंड स्लेक्ड लाइम मतलब लाइम वाटर यहां पे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये जो बीकर है ये गर्म हो जाएगा, आपको हीट फील होगी। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट बाहर आती है, यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे आप देखो, पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला है तो पानी उबल रहा है, बहुत सारी हीट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कॉम्बिनेशन का। मैंने अमोनिया लिया है। अमोनिया एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके जब वेपर कंबाइन होते हैं तो आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनते हुए मिलता है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने HCl लिया, उसको मैंने गर्म किया तो उसके कुछ वेपर्स बाहर आएंगे। फिर मैंने एक ग्लास रॉड अमोनिया सॉल्यूशन में डिप किया तो इसके ऊपर NH3 मतलब अमोनिया के वेपर्स होंगे। तो जब HCl के वेपर और अमोनिया के वेपर कंबाइन होते हैं तो व्हाइट कलर का स्मोक हमें दिखाई देता है। NH3 के वेपर मतलब गैसियस स्टेट में है एंड HCl के वेपर मतलब ये भी गैसियस स्टेट में है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, इसलिए आपको ये जो स्मोक यहां पे दिखता है इट इज नथिंग बट अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स बन रहे हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा into 2 or more products, it will decompose to form 2 or more products। एग्जांपल के तौर पे क्या ले रहे हैं, मैंने लिया शुगर को मैं हीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, हीट करके मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं, हीट दी जा रही है तो इसको हम एंडोथर्मिक
रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब हीट प्रोड्यूस होती है, यहां पर हम हीट दे रहे हैं, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बनता है? कार्बन प्लस वाटर बन रहा है, इसको बैलेंस करूंगा, यहां पर मैं 12 लगाऊंगा, C12 है बराबर, एंड यहां पर 11 लगाऊंगा ताकि 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन हो जाए। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जांपल देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, उसको जब हीट किया जाता है तो वो भी डिकम्पोज होगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहां पर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। चलिए एक और रिएक्शन यहां पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको अगर आप खुला छोड़ दो, आप कटोरे में ले लो, खुला छोड़ दो, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड एक और लास्ट एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा, अगर आप पानी लेते हो और पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, आप पानी में से क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो वो डिकम्पोज होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड इसको मैं बैलेंस करना चाहूंगा, यहां पे आप यहां पे 2 लगाओगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने, एंड यहां 2 लगाओगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए, फिर ये जो एक्टिविटी है एग्जाम में पूछी जाती है, मुझे बताइए, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, मतलब CaCO3 को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये इस ट्यूब के थ्रू पास होके कहां जा रही है? लाइम वाटर के अंदर जा रही है। लाइम वाटर क्या होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तो CaOH ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, एक्वियस मतलब लाइम वाटर, ये क्या है? लाइम वाटर बनता है। उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या होगा सर? आपने लिया था CaOH ट्वाइस, उसमें आपने CO2 पास किया, तो बनता क्या है पता है? यहां पर CaCO3 बनेगा एंड वाटर बनेगा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ये रिएक्शन क्या है? आपको पता है ये एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो ये क्या है? ये एक सॉल्ट है और ये एक वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा एक और बात, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में बनेगा, मतलब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स यहां पे आपको मिलेंगे इनसॉल्युबल व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको आप डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हो, या फिर आप यहां पे ब्रैकेट में सॉलिड लिखोगे तो भी समझ में आएगा। व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं जिनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, एंड हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, दूध जैसा दिखेगा बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आई, वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। पहली बात तो आयन क्या होता है? आयन मतलब अ चार्ज्ड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम विद अ प्लस चार्ज, इसको मैं कैटायन बोलता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको क्या बोलता हूं? कैटायन। Cl लिया है विद अ माइनस चार्ज, इसको मैं एनायन बोलता हूं। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल एंड एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इनको हम आयन्स बोलते हैं। व्हेन आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या हो रहा है? मैंने लोखंड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, केनालीने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। किसकी फरारी? टिन की फरारी। फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये है हाई रिएक्टिविटी एंड ये है लो रिएक्टिविटी। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव इन दिस केस। ठीक है, उसके नीचे भी प्लैटिनम वगैरह आता है, लेकिन यहां पे गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब मुझे बताओ, लोखंड यहां पर है, कॉपर यहां पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लोखंड। आयन इज मोर रिएक्टिव, तो लोखंड क्या करेगा? कॉपर को लात मार के हटा देगा, कॉपर के जगह पे बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट, एंड कॉपर का ब्राउन कलर का डिपॉजिट आपको मिलेगा, या फिर उसके ब्राउन पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मुझे बताइए यहां पे क्या हुआ? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, तो धीरे धीरे जब फेरस सल्फेट बना तो ग्रीनिश या फिर पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा।
जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रीनिश या फिर पेल ग्रीन बन जाएगा। क्या आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ में आई? हमने इसको वन शॉट वीडियो में आपको पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन यहां पे देखेंगे। जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे। जिंक कहां पर है, यहां पर। कॉपर कहां है, यहां पर। हु इज मोर रिएक्टिव, जिंक। तो जिंक कॉपर को लात मार के हटा देगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा एंड कॉपर बनेगा। अगेन कॉपर सल्फेट वाज ब्लू इन कलर, जिंक सल्फेट इज कलरलेस। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन बनता है। चलिए उसी तरह से लेड एंड कॉपर क्लोराइड लिया मैंने। लेड किधर है, यहां पर है। कॉपर कहां है, यहां पर है। हु इज मोर रिएक्टिव, लेड इज मोर रिएक्टिव। लेड कॉपर को लात मारेगा, PbCl2 बनेगा, लेड क्लोराइड एंड कॉपर का डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं लेड क्लोराइड भी कलरलेस होता है, लेकिन मैं चाहूंगा आप एक बार इसको सर्च करें। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूं, इसको मैं भी सर्च कर लेता हूं। चलो यहीं पे दिमाग में अगर कोई शक और संशय आता है तो तुरंत उसको क्लियर करना चाहिए। लेड क्लोराइड सॉल्यूशन, इट इज व्हाइट इन कलर, हाँ ठीक है। और सॉल्यूशन का कलर क्या है, कलरलेस है, ठीक है। चलिए ये सारी बातें भी आपको मैं साथ साथ में बताते चल रहा हूं। चलिए फिर बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहां पर क्या होगा, आयॉन्स मतलब क्या, चार्ज्ड पार्टिकल्स या फिर चार्ज्ड species, they in the reactant, ions in the reactant will be exchanged to form a precipitate. precipitate क्या होता है, insoluble solid particles, इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल, इनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो क्या होगा, मैंने लिया सोडियम सल्फेट, मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, इनका दोनों का मैंने एक्वियस सॉल्यूशन लिया, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन लिया। अब क्या होता है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को पानी में डालते हो तो डिसोसिएशन होता है। इनके जो कैटायन है और एनायन है वो सेपरेट होते हैं पानी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। नहीं समझ में आया, बताता हूं क्या होगा। डिसोसिएशन मतलब सोडियम विथ अ प्लस चार्ज ये सेपरेट होगा, एंड सल्फेट SO4 2 माइनस ये सेपरेट होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे पानी के अंदर, डिसोसिएशन। एंड बेरियम विथ अ 2 प्लस चार्ज एंड क्लोरीन विथ अ माइनस चार्ज ये सेपरेट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहां पर आयॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब ये सोडियम क्लोरीन को जाके पप्पी देगा एंड ये बेरियम सल्फेट को जाके पप्पी देगा। तो अदला बदली हो रही है आयॉन्स की, एंड यहां पर एक प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब एक जो सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट, वो इनसॉल्यूबल रहेगा। तो यहां पर बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4, एंड ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, मतलब ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलता है, NaCl मिलता है, जो कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा। अब बेरियम सल्फेट का कलर क्या है, व्हाइट। देखो 2-3 एग्जांपल है जिनके कलर्स आपको याद रखने। बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है वो कैसा है, व्हाइट कलर का होता है। चलिए फिर मैंने यहां पे क्या लिया है, एक और एग्जांपल मैंने लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वियस स्टेट में हैं। अब Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। अदला बदली करेंगे तो ये AgCl के साथ जाएगा और Na NO3 के साथ जाएगा। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिला AgCl का प्रेसिपिटेट, कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है, प्लस आपको मिला NaNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन। सिंपल, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। चलिए फिर मैंने लिया, क्या क्या ले लिया, ये है पोटेशियम क्रोमेट, CrO4 क्या होता है, क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है, ठीक है, उसका एक्वियस सॉल्यूशन। और बेरियम सल्फेट का भी एक्वियस सॉल्यूशन मैंने लिया है। अब क्या होगा, आपको मैं चार्ज बता देता हूं। K के ऊपर प्लस चार्ज है, CrO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, Ba के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहां पर अदला बदली हुई, तो कौन किसके साथ जाएगा, K SO4 के साथ जाएगा एंड बेरियम क्रोमेट के साथ जाएगा। तो यहां बनेगा BaCrO4, बेरियम क्रोमेट, ये रहेगा सॉलिड, इसका कलर रहेगा येलो, ये बना येलो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट। प्लस आपको क्या मिला, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट विच इज एक्वियस इन नेचर, पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। सिंपल सॉल्यूशन बता दिया। फिर यहां पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट लिया, तो अगेन बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, जिंक के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। अदला बदली करेंगे तो बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ, जिंक जाएगा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ। तो क्या बन रहा है, पहले तो बन गया बेरियम सल्फेट
का सॉलिड, ये कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा। बोलो, मैंने येलो को व्हाइट में लिखा है और व्हाइट को येलो में लिखा है, चलो ठीक है। और ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा जो एक्वियस फॉर्म में रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दे रहा हूं, 3 ही एग्जांपल, 4 एग्जांपल हमने देखे डबल डिस्प्लेसमेंट के, इतने ही आप याद रखो। एंड जो मैंने बताया कि क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है वो व्हाइट कलर का होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, एंड BaCrO4 बेरियम क्रोमेट का जो होता है वो येलो कलर का होता है। इतने 3 आपको याद रखने, ज्यादा नहीं, ठीक है, 3 याद रखिए। चलिए, अब इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है अब तक, आइए PYQ करते हैं सारे। चलो, कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिंक कॉपर को लात मार के हटाता है। What information will you get from the given reaction? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनता है। तो आप लिखिए रिएक्टेंट कौन है, आप लिखो प्रोडक्ट कौन है ना। दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जो हो रहा है उसको आप अपने स्टेटमेंट में बना के लिखिए। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट प्रोवाइड की जाती है, एंड इट इज अ डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे वन रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल बात है, ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था, बहुत ही सिंपल चीज है। फिर राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। When the gas formed on heating limestone is passed through freshly prepared lime water turns milky। जो हमने पूरा एक्टिविटी देखा वो आपको यहाँ पे समझाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनता है, CaO एंड CO2। फिर लाइम वाटर क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो लाइम वाटर बनता है, CaOH ट्वाइस एक्वियस लाइम वाटर बन गया। फिर जब आप लाइम वाटर में से CO2 को पास करोगे तो CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of white precipitate of calcium carbonate। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, फिर क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रिएक्शन, एक इक्वेशन के लेफ्ट में क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं, राइट में लिखते हैं। चलो, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AB breaks to form A plus B। ठीक है, डिकम्पोजिशन। फिर विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर CaCO3 को हीट किया जा रहा है टू फॉर्म CaO प्लस CO2। ये अपना मेन रिएक्शन है, पहला रिएक्शन, उसी के बारे में बात करनी है। तो ये कौन सा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कौन है, CaCO3, एंड प्रोडक्ट में कौन है, CaO एंड CO2। ठीक है, नाम लिखना अच्छे से, मैंने यहां पे से फॉर्मूला लिखा है, आप नाम भी लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिखना CaCO3। ठीक है, पूरा नाम लिखना। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस में क्या है वही तो है, इतना ही करना है, CaO प्लस CO2, दैट्स इट। स्टेट वगैरह लिखना, पूरी लिखना आप इक्वेशन। ठीक है, CaCO3 सॉलिड होता है, CaO सॉलिड होता है, CO2 का गैस बन रहा है, उड़ रहा है, अपवर्ड एरो से दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर कंप्लीट द कोरिलेशन। कॉपर आयोडाइड ब्राउन कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट कलर का होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, शुगर को हीट किया जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे 12 कार्बन मिलेगा, 11 H2O मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग फेनोमेना। फिजिकल कौन सा होता है, केमिकल कौन सा होता है। फिजिकल मतलब टेम्पररी चेंज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एंड केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है विच इज परमानेंट। ठीक है, इरिवर्सिबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का वाटर बन रहा है, वाटर का फिर से आइस बन सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है ना। ज्यादातर फिजिकल चेंज में आपको स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हुए दिखता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये केमिकल चेंज है, मिल्क का कर्ड बन रहा है, केमिकल चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड पेट में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, केमिकल चेंज, आयन फाइलिंग अट्रैक्टेड टू मैग्नेट ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए फिर आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट अगर बाहर आ रही है तो ये एक्सो है, हीट दी जा रही है तो ये एंडो है, हीट बाहर आ रही है तो ये एक्सो है, हीट दी जा रही है तो ये एंडो है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले वाले में लोखंड कॉपर को लात मारेगा तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां पे हो रहा है कॉम्बिनेशन, एंड यहां पर KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट, नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। उसको आप हीट करो, बहुत सारी हीट करनी पड़ती है तब जाके वो डिकम्पोज होता है इनटू KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन। चलिए यहां तक बात समझ में आई। फिर ए बी आइडेंटिफाई कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। लाइमस्टोन मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट किया जा रहा है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, दैट्स इट।
इन अ केमिकल इक्वेशन वी राइट रिएक्टेंट ऑन राइट एंड प्रोडक्ट ऑन लेफ्ट। गलत बात है, रिएक्टेंट को आप लेफ्ट में लिखते हो, प्रोडक्ट को आप राइट में लिखते हो, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए कंप्लीट द गिवन केमिकल इक्वेशन। अगेन लोखंड कॉपर को लात मारेगा तो ये क्या बनता है, FeSO4 बनता है। एक्वियस लिखना जरूरी है, एंड कॉपर मिलेगा सॉलिड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लिख दिया हमने। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड इज BeO। तो बेरिलियम क्लोराइड क्या होगा, आपको बताऊं, Be। बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो इसको अगर हम क्रिस एंड क्रॉस करें तो मुझे BeCl2 मिलता है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, BeCl2। वैलेंसी आपको याद रखनी है 1 to 20 एलिमेंट्स की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, चलो फिर कंबशन ऑफ कोल, कोयले को जलाओगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कार्बन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। चलो द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 कौन से कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। एंड ब्लू कलर का क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलो और क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर, Fe प्लस CuSO4। ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ अबाउट टाइप। डेफिनेशन हमने देखी, आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है समझते हो ना, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। नाम लिखने की जरूरत है, समझ लोगे आप। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड लिख दो क्या, समझ लोगे ना। आगे चलते हैं। अब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक जहां पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ा, यहां पर मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस मतलब यहां पे मैं एक फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, मैं किसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसको जब पानी में डाला जाता है, ध्यान से सुनना, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट होगा, ये आप जानते हो। मतलब K प्लस अलग होगा एंड NO3 माइनस अलग होगा, ये डिसोसिएट होते हैं। लेकिन ये करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, आपको पता है पानी के अंदर भी कुछ तो हीट एनर्जी होती है, पानी के अंदर भी कुछ तो हीट एनर्जी होती है। तो जब ये डिसोसिएशन होगा, पानी के अंदर की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये प्रोसेस करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए पानी के अंदर की हीट यूज होगी, तो कहना इसे पानी ठंडा होगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ KNO3 जो बनेगा वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। बिकॉज पानी के अंदर की जो हीट एनर्जी थी वो ये डिसोसिएशन करने में यूज हुई, तो पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ठीक है, रिएक्शन नहीं है। डिसोसिएशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए फिर मैं यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको भी मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो Na प्लस अलग हो गया एंड OH माइनस अलग हो गया। बाय द वे यहां पे ये जो व्हाइट कलर का गोली दिख रहा है आपको, ये NaOH के पैलेट्स हैं, गोलियां आती हैं छोटी छोटी सॉलिड फॉर्म की, उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तब जाके NaOH का सॉल्यूशन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, सॉल्यूशन। उसकी गोलियों को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। तो Na प्लस अलग होता है, OH माइनस अलग होता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ये गर्म रहेगा। ठीक है, KNO3 कैसा था, ठंडा हो रहा था, ये कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस होगी, यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब समझ में आ गया दोनों का। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी एसिड का डाइल्यूशन करना है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा आई विल एड एसिड टू वाटर। हमेशा कैसे करेंगे, वी विल एड एसिड टू वाटर ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टिरिंग। आपका जो ड्रॉपर है उसमें एसिड ले लो, उसको आप पानी के बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे। हमेशा एसिड को पानी में डालेंगे ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ये सेफ तरीका है एसिड को डाइल्यूट करने का। ठीक है, हम हमेशा ऑ करते हैं, AW ऑ,
ठीक है, अगर आपने वाटर को एसिड में डाल दिया, मान लो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था, उसमें आपने पानी ओत दिया, तो स्प्लैशिंग होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, एंड पानी उड़ेगा, एसिड भी उड़ेगा, आपके आंख में जाएगा, आपके ऊपर छींटे उड़ेंगे, है ना, स्प्लैशिंग होगी, इंजरी होगी। तो कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, वह क्या हो जाएगा, WA, वह उड़ेगा आपके ऊपर, है ना। आप हमेशा एसिड को पानी में डालोगे ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टरिंग। चलो, बिकॉज एसिड का डाइल्यूशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। चलिए, फिर यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH to water and adding CaO to water। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालो, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालो, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटी में NaOH एंड CaO दोनों पानी में डिसॉल्व होते हैं। NaOH डिसॉल्व होगा पानी के अंदर फॉर्मिंग एक्वियस NaOH, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना। NaOH का Na प्लस एंड OH माइनस सेपरेट होता है, एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन CaO रिएक्ट करता है पानी के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कम ऑन, नो, हमने देखा ऑलरेडी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, NaOH, aqueous NaOH and CaOH twice, both of them are bitter, कड़वे होते हैं in taste and turn red litmus to blue, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, मतलब दे आर बेसिक इन नेचर, है ना। इनका नेचर कैसा है, बेसिक है, ये बेस हैं दोनों। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। बोथ द इवेंट्स आर एक्सोथर्मिक, दोनों में हीट प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मतलब क्या, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सिंपल बात आपको यहां पे बता दी। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, फटक से डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है डिसॉल्व होने के लिए, रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसको। NaOH is a monoacidic base whereas CaOH twice is a diacidic base, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। आपको पता है NaOH, मुझे बताओ, इसके पास एक OH है, एक है, एंड Ca ब्रैकेट OH ट्वाइस, इसके पास कितना OH है, 2 OH है। तो हम क्या बोलते हैं, NaOH को मोनो मतलब वन, मोनो एसिडिक बेस बोला जाता है, बिकॉज उसके पास एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाई एसिडिक बेस बोला जाता है, बिकॉज उसके पास 2 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये नाम रखने का एक तरीका है, बोला जाता है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ठीक है। एंड as NaOH is highly soluble in water, it is a strong base, NaOH एक strong base है, whereas calcium hydroxide it is a weak base, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, चलिए। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रेट मतलब क्या, स्पीड, रिएक्शन होने की जो स्पीड होती है उसको हम रेट बोलते हैं। कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, सम रिएक्शंस अकर रैपिडली, फटाक से हो जाते हैं, कुछ कुछ रिएक्शन स्लोली होते हैं। रिएक्शन की स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेंपरेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये फैक्टर्स एग्जाम में पूछे गए थे 2 मार्क के लिए, कि कौन से फैक्टर हैं, उनका नाम लिखो। तो आपको ये 5 फैक्टर के नाम याद होने चाहिए, नेचर है, साइज ऑफ द पार्टिकल है, कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, ये 5 नाम याद होने चाहिए फैक्टर आपको, ठीक है। चलो एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मुझे बताओ, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है डाइल्यूट HCl के अंदर, आपको दिख रहा है ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है एंड ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। सिंपल, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा, जिंक इज लेस रिएक्टिव, उसका रिएक्शन स्लो होगा। अब यहां पर एल्यूमिनियम और HCl के रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस, ये जो बबल्स हैं वो H2 गैस के बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बबल्स आएंगे, बबूले बनेंगे, बबल्स। एंड उसी प्रकार से जिंक और HCl भी जिंक क्लोराइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहां क्या बोला है, नेचर और द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। चलो दूसरी बात करेंगे, साइज ऑफ द पार्टिकल। अब यहां पर आपको दिख रहा है, मैंने फिर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने CaCO3 का एक टुकड़ा डाल दिया पहली वाली टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर, एंड टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर मैंने CaCO3 का पाउडर डाला, ठीक है, उसका ऐसा भुक्का किया और पाउडर बना के डाला। तो रिएक्शन फास्ट कहां पे होगा, ये वाला, ये जो पाउडर है उसके अंदर रिएक्शन फास्ट हो रहा है, एंड जो
टुकड़ा है, पीस, उसके अंदर रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो यहां पे साइज ऑफ पार्टिकल मैटर करती है। बाय द वे कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl का रिएक्शन क्या होता है, CaCl2 बनता है, प्लस बबल्स जो है, यहां पर जो बबल्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, CO2 के आ रहे हैं, एंड H2O भी बनता है। ठीक है, CaCO2 के बबल्स हैं, किसके बबल्स हैं, सॉरी CO2 के बबल्स हैं, क्या बोल रहा हूं, CO2 के बबल्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स फास्टर विल बी द हायर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना पार्टिकल छोटा रहेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, बिकॉज जो सरफेस एरिया है, क्या हो रहा है आज, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मिलता है पाउडर में, तो पाउडर वाला रिएक्शन फास्ट होता है, टुकड़े वाला रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मैं मार्केट से रूह अफ़ज़ा लेके आया, वो सिरप जो था, वो सिरप मैंने ग्लास में डाला, क्या मैं डायरेक्टली पीऊंगा, नहीं भाई, बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा शुगर है, इसको मुझे पानी डाल के डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने पानी का बॉटल लिया, फिर मैंने रूह अफ़ज़ा का एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया। ठीक है, पानी डालने के बाद क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। सिरप डायरेक्ट पीते हैं क्या, नहीं पीते, पानी डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, हमने उसको क्या किया, डाइल्यूट किया, फिर हम उसको पी रहे हैं। तो समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी, शुगर बहुत ज्यादा था, तो उसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड बोलता हूं। पानी डाला मैंने तो उसको मैंने डाइल्यूट किया। बात समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब। अच्छा, एज वी ऐड वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैंने यहां पे HCl लिया है, एक में डाइल्यूट लिया है, मतलब उसमें पानी ज्यादा है, और एक मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है HCl। तो रिएक्शन फास्ट कहां पे होगा, मैंने दोनों के अंदर CaCO3 डाला है, तो मुझे बताओ रिएक्शन यहां पर स्लो है और यहां पे फास्ट है। तो यहां पर HCl कॉन्सेंट्रेटेड था, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टेक प्लेस रैपिडली, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl इज स्लो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एंड ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, CaCO3 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे, CaCl2 बनेगा, CO2 गैस बनेगी, प्लस H2O बनता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, चलो फिर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे ही मैं रख दूं तो क्या वो डिकम्पोज होगा, नहीं, मुझे उसको हीट करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके CaO एंड CO2 बनता है, डिकम्पोजिशन होता है। उसी प्रकार से आयरन और सल्फर, इसको मैं मिक्स करके रख दूं, क्या वो रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, उनको मुझे हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनके FeS फेरस सल्फाइड बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, सिंपल बात बताई। फिर कैटलिस्ट क्या होता है, अब यहां पे ये रिएक्शन आप देख रहे हो, पोटेशियम क्लोरेट है, उसको मैं हीट कर रहा हूं, वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू KCl एंड O2, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है, ये रिएक्शन बहुत स्लो है। द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, मतलब ये KClO3 का मैं कितना भी पाउडर बना दूं, कितना भी भुक्का कर दूं, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा। एंड मैं कितना भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूं, हीट कितनी भी दूं, फिर भी रिएक्शन कैसा है, स्लो है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसके अंदर MnO2 डालना पड़ता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये मेरा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट से क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन ये कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, घट भी सकता है। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन हम जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हमारे लिए कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विदाउट कॉजिंग एनी चेंज टू इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम याद रखेंगे। अब यहां पर कैटलिस्ट क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड। डू यू रिमेंबर एक रिएक्शन बताया था जहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था मैंने, एंड उसका डिकम्पोजिशन होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये भी एक स्लो प्रोसेस है, ये भी एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी अगर मैं इसके अंदर भी अगर मैं MnO2 लगाऊं तो ये भी कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन को स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 फैक्टर जो हमने पढ़े हैं। चलिए फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पे जो 5 फैक्टर हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, ये हमने नाम लिखे, नेचर, साइज, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। एंड फिर किसी भी
एक को आप एक्सप्लेन कीजिए, जो भी आपको आता हो कोई भी एक आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं तो बोलूंगा सारे पढ़ के जाइए, किसी एक के ऊपर भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर एक्सप्लेन कीजिए। इसके ऊपर तो गिव रीजन भी आता है, वैसे टेक्स्ट बुक में गिव रीजन भी है, ठीक है। तो ये सारे आप करिए। बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑक्सीडेशन के 3 मीनिंग है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। उसी प्रकार से रिडक्शन के 3 मीनिंग, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, या फिर इलेक्ट्रॉन का भी गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन। इसका मतलब रिडक्शन होता है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, कॉपर एंड वाटर बन रहा है। तो मुझे बताइए, क्या यहां से यहां ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है मतलब ये रिडक्शन है, एंड यहां से यहां ऑक्सीजन का गेन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन है। सिंपल आपको मैंने बता दिया। अच्छा चलिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऐसा बोल सकता हूं, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया तो ये हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन बोलता हूं। सिंपल आपको मैंने बता दिया। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे चीज का रिडक्शन होगा। कभी ऑक्सीडेशन अकेला या रिडक्शन अकेला नहीं होता, हमेशा ये दोनों साथ में होते हैं। So if one reactant is getting oxidized, other will get reduced. Such reaction जहां पे oxidation reduction साथ में ही होते हैं, हमेशा simultaneously होते हैं, such reactions are called redox reactions. Oxidation reduction मतलब redox reaction हो रहा है, कभी oxidation अकेला या reduction अकेला नहीं होता। अब यहाँ पे एक डब्बा बना रहा हूं, मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। नाउ हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सिंपल आपको ट्रिक बताऊं, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, उल्टा समझो, हमेशा उल्टा रिलेट करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। एजेंट मतलब कुछ काम करता है। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। हमेशा आप उल्टा को रिलेट कीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से MnO2 + 4HCl gives me MnCl2 + 2H2O + Cl2। यहां पर क्या हो रहा है? ये 2-3 एग्जांपल्स ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फटाफट इसको समझ लेंगे। MnO2 कैन आई से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब ये रिडक्शन है। HCl का H2O बना, इसको मैं गेन ऑफ ऑक्सीजन ऐसे बोलूं तो ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब मैंने डब्बा बनाया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो HCl आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, किसका रिडक्शन हो रहा है? MnO2 का। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो MnO2 कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। सिंपल बता रहा हूं आपको, ज्यादा दिमाग चलाएंगे नहीं, इतना याद रखेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, H2S का S बना, सॉरी H2S का H2O बना मतलब ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। SO2 का S बना तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? डब्बा बनाया मैंने, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किसका रिडक्शन हो रहा है? SO2 का। जिसका रिडक्शन होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल बता दिया, कोई भी दिमाग ज्यादा चलाएंगे नहीं, इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अभी हमने देखा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन A एंड B। अब ये A में लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, A में रिडक्शन हो रहा है। B में गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। द कन्वर्शन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट इज अ डैश रिएक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और कंसेप्ट यहां पे मैं ओपन करूंगा आपके लिए। फेरिक सल्फेट, पहले तो फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट क्या होता है ये समझ लीजिए। फेरस सल्फेट होता है FeSO4 एंड फेरिक सल्फेट होता है, रुको गई पेन खराब हो गई, क्या हो गया? हाँ चल रही है, नई पेन लेनी पड़ेगी। FeSO4 का Fe2SO4 थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। अब ध्यान से सुनना, FeSO4 में Fe के ऊपर चार्ज होता है 2+ एंड Fe2SO4 थ्राइस में Fe के ऊपर चार्ज होता है 3+। अब आपको सिंपल बात बताता हूं, Fe2+ इसको हम बोलते हैं फेरस एंड Fe3+ इसको हम बोलते हैं फेरिक। सो व्हाट इज हैपनिंग? जब फेरस से फेरिक बनता तो होता क्या है? इसके लिए आपको फटाफट एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। मुझे बताओ, मैं अगर सिंपल लोखंड लूं, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसके पास 26 प्रोटॉन होते हैं एंड 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से लॉस ऑफ
2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, Fe2+ मिलता है विथ 26 प्रोटॉन एंड 24 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल बात बताओ, 26 प्रोटॉन है मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा है, 24 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो लोखंड के ऊपर Fe के ऊपर 2+ चार्ज आया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, Fe ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ बनता है। इसी प्रकार से मुझे बताओ, इसमें से अगर मैं लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करूं तो मुझे Fe3+ मिलता है। 26 प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा लेकिन 23 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन ज्यादा तो 3+ चार्ज। तो ये भी क्या हुआ, Fe2+ से Fe3+ बनाने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ा, ऑक्सीडेशन करना पड़ा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ Fe2+ क्या है, फेरस, और Fe3+ क्या होता है, फेरिक। तो फेरस से फेरिक जाने के लिए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या आपको यह बात समझ में आई, सिंपल बताया मैंने, Fe से Fe2+ बना, Fe2+ से Fe3+ बना बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो द कन्वर्जन, जल्दी बताइए, द कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक, इट इज ऑक्सीडेशन। Fe2+ का Fe3+ हुआ, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलिए, What is a redox reaction? Explain with the help of a balanced chemical equation. ये पूरी कहानी आपको redox reaction की बतानी है कि जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उसको हम redox reaction बोलते हैं। रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीडेशन और लूजेस हाइड्रोजन, एंड ड्यूरिंग रिडक्शन गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन, उसका डेफिनेशन हमने बताया। फिर एग्जांपल हमने दिया, उसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो आपको बताना है। ठीक, पढ़ लीजिए इसको एक बार, सिंपल जो मैंने बताया वही है। चलो, राइट, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर। तो यहां पर KClO3 को हीट करते हैं तो ये एंडोथर्मिक है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस कर देता हूं, चलो आपके लिए एक बना देते हैं, NaOH प्लस H2SO4, पेन सच में खराब हो गई है, H2SO4 क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, चलो दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे को सोडियम बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाऊंगा मैं, ठीक है। फिर 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा। क्या ये बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6, यहाँ पर भी कितने, 6, हो गया बैलेंस। चलो डन, इतना ही करना है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। चलो, ऑक्सीडेंट मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसको रिडक्टेंट बोलते हैं। मुझे बताओ, CuO का रिडक्शन हो रहा है एंड H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का, मतलब ये कौन है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मिल गया, उल्टा याद रखना है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है, मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, खत्म बात। उल्टा याद रखेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर रस्ट क्या होता है, आपके लोखंड पे अगर जंग लग जाए तो एक रेडिश कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस एक लेयर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर ऑन द आयरन सरफेस, इट इज कॉल्ड एज रस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 XH2। ये जो डॉट के बाद XH2 है, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपका ये जो Fe2O3 है ना, वो एक क्रिस्टल है, आयोनिक कंपाउंड है, एक क्रिस्टल होता है, उसके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। एंड यहां पर ये जो X है, इसका मतलब क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है, मतलब वो कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रस्ट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर है, इट इज वेरिएबल। कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन की डेफिनेशन आपको ये समझनी पड़ेगी। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, मेटल्स खराब होते हैं, ठीक है, मेटल्स डैमेज होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। डेफिनेशन एक मार्क के लिए याद रखनी है। चलिए, अब यहां पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो बताता हूं। अच्छा, ये वाटर का ड्रॉप है, ये वाटर का ड्रॉप है, ये आयन का सरफेस है, लोखंड का सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये एयर है बाहर, एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, ये आप जानते हो, ठीक है, ऑक्सीजन पानी के अंदर आने वाला है। अब ये जो लोखंड का सरफेस है,
लोखंड के सरफेस पे, फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा। लोखंड के सरफेस पे दो टर्मिनल बनते हैं, एक बनता है एनोड जिसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलता हूं, और एक बनता है कैथोड जिसको मैं नेगेटिव टर्मिनल बोलता हूं। एंड जो रस्ट होता है, रस्ट कहां बनता है? कैथोड के पास बनता है। रस्ट कहां बनता है? कैथोड के पास बनता है। वन शॉट वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में बताया है, स्टेप बाय स्टेप। यहां पर मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगा। इतना आपको समझ में आया? पानी का ड्रॉप था, लोखंड के ऊपर एनोड एंड कैथोड बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनते हैं। एयर में ऑक्सीजन है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, एंड रस्ट कहां बनता है? कैथोड के पास बनता है। अब ये कैसे बनेगा फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिफरेंट रीजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयन बिकम एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले Fe is oxidized to Fe2+ in the anode region। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह से होगा मुझे बताइए। Fe है, Fe इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड Fe2+ बनेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये आपका हो गया एनोड रीजन का ऑक्सीडेशन। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, Fe2O3 बनाना है ना, रस्ट क्या होता है? Fe2O3। तो यहां पर 2 आयन के एटम हैं, तो मुझे इस रिएक्शन में यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, और यहां पर भी 2 लिखूंगा, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। चलो, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन एट एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। इसके बाद मैंने बताया ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, एंड ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन पानी के अंदर आया, ऑक्सीजन पानी के अंदर आया, पानी के अंदर उसको H+ हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, होते हैं पानी के अंदर। मैंने वन शॉट में एक्सप्लेन किया है कहां से आते हैं, लेकिन बता देता हूं, पानी के अंदर H+ आयंस होते हैं। अच्छा, और बताओ ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन, उनको भी ले लूं। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एंड बाद में हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या बोलता हूं? रिडक्शन बोलता हूं। तो क्या बन जाएगा भाई? यहां बन गया 2H2O। ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। ये सब कहां हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है, कैथोड पे पानी बन रहा है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप, Fe2+ जो बनाया था, इट फर्दर रिएक्ट्स विथ वाटर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड टू फॉर्म Fe3+। फेरस जो था, ये क्या था मुझे बताओ? ये फेरस है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो क्या बनेगा? वो फेरिक बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो रहा है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरिक बन रहा है। एंड इसके बाद लास्ट में क्या होगा? अब आता है फाइनल पॉइंट, अ रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3+ आयंस। मतलब क्या होगा? हमने Fe3+ लिया, वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितना पानी? 4H2O के साथ रिएक्ट करेगा। 2Fe3+, 2Fe3+, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड क्या बनाएंगे? Fe2O3, Fe2O3 डॉट 1H2O। मैंने क्या बताया? वाटर मॉलिक्यूल का नंबर अलग अलग हो सकता है, यहां पर हम 1 लिख रहे हैं, प्लस आपको मिलेगा 6H+। ठीक है, एंड आपको एक और बात बताऊं, ये जो H+ है उसको वापस हम ये ऊपर वाला जो स्टेप था रिडक्शन का, वहां पे यूज किया जा सकता है। तो ये 3 रिएक्शन आपको याद रखने हैं। क्या आप रख सकते हो? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? एनोड पे क्या हो रहा है भाई? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। फटाफट लिख दूं तो आपको याद आ जाए। Fe था, उसका आपने Fe2+ बनाया, प्लस, अच्छा 2 लगा दो यहाँ, 2 लगा दो यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। ठीक है, कैथोड पे क्या किया हमने? कैथोड पे रिडक्शन किया, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पानी में आया, उसको वहां पे 4H+ मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो 2H2O बन गया। ठीक है, रिडक्शन तुरंत लिख रहा हूं, आप भी इसको 2-3 बार लिखो, आपको 100% याद हो जाएगा। एंड बाद में अच्छा एक और स्टेप होता है, Fe2+ का Fe3+ बनता है। ठीक है, मान लिया। फिर Fe3+ ये पानी के साथ रिएक्ट करके, फटाफट लिख दे रहा हूं, Fe2O3 बना देता है, डॉट H2O, प्लस उसमें से 6H+ बाहर आते हैं। इसको अगर बैलेंस करना है तो मैं यहां 2 लगाता हूं और यहां पे 4 लगाता हूं, बस खत्म। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इतना याद रखना है, डन। ठीक है, चलो तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में क्या पूछा गया? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? क्या लिखोगे? Fe2O3 डॉट XH2। यहां पे रस्ट का क्या लिखोगे? XH2। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयन। मतलब बेसिकली पॉजिटिव सरफेस क्या है? एनोड है,
नेगेटिव क्या है, कैथोड है। आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखना है। चलो ये रस्ट का फॉर्मूला आ गया। एनोड पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये दो चीजें आपको लिखनी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रस्ट? रेडिश कलर्ड लेयर ऑन द आयन सरफेस इज कॉल्ड एज रस्ट। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला हमने लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट एनोड लिखा, रिडक्शन ऑफ आयन एट कैथोड लिखा, कोरोजन का डेफिनेशन लिख दिया। डन है। लास्ट में रेंसिडिटी की बात करेंगे फटाफट। ऑयल का ऑक्सीडेशन होना, सिंपल भाषा में रेंसिडिटी मतलब क्या, आपका जो भी खाना हम खाते हैं, खाने के अंदर अगर कोई ऑयल है, ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, उसका टेस्ट चेंज होगा, टेस्ट विल चेंज, अनफिट टू कंज्यूम। अब उसको आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तेल का ऑक्सीडेशन होना, तेल का खराब हो जाना, टेस्ट में चेंज आना, अनफिट टू कंज्यूम। इसमें ये जो शब्द है ना ऑक्सीडेशन, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑक्सीडेशन नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कटेगा। ये कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस when they are left exposed to air for a long time। टेस्ट भी चेंज हो रहा है, ओडर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। प्रिवेंट कैसे करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में लगाइए, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा तो खाने को आप लंबे समय तक रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेनर में रख दिया तो जिंदगी भर वो रैंसिड नहीं होगा, हो सकता है खराब, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, थोड़े लंबे समय तक आप उसको रख सकते हो अगर एयर टाइट कंटेनर में रखते हो। दूसरी बात, आप जो भी चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यहां पर एंटीऑक्सीडेंट क्या है बताओ? यहां पर ढूंढने दो मेरे को। ये जो सिट्रिक एसिड है ना, इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन को स्लो करता है या तो प्रिवेंट करता है। एंड आप जो बोलते हो ना चिप्स में हवा भर के आती है, हवा नहीं है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, तो चिप्स को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। चलो एग्जाम में क्या पूछा गया है? रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन, यस इट इज ऑक्सीडेशन, ट्रू है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल। हाँ, कहानी लिखो आप। तेल को, ऑयल को, फैट को लंबे समय तक बाहर छोड़ दिया तो इट विल अंडरगो एयर ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द ऑयल चेंज, इट बिकम्स रैंसिड, ठीक है। उसका टेस्ट भी चेंज, खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा अगर आप उसमें ऑयल के अंदर कुक करोगे। ऑयल विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, खाना नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन अ एयरटाइट कंटेनर। स्लोड डाउन लिखा है, कंप्लीटली प्रिवेंट हो रहा है क्या? नहीं, स्लो हो रहा है। हेंस इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल। बस इतनी कहानी हमने यहाँ पे पढ़नी है, पूरे चैप्टर में से ये सब कुछ पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।